अकाउंटिंग के एमसीक्यू से इंशाल्लाह मैं 2019 से लेके 2010 तक की तकरीबन एमसीक्यूज़ को कवर करूँगा और कॉन्सेप्ट वाइज करूँगा। अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ बता दूँ जो अक्सर एग्ज़ाम में आती हैं। रिटेन अर्निंग से स्टार्ट लेते हैं। रिटेन अर्निंग कंपनी का एक पास प्रॉफिट होता है। रिटेन अर्निंग को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम भी कहते हैं, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट भी कहते हैं। रिटेन अर्निंग से हम रिज़र्व की अप्रोप्रिएशन कर रहे होते हैं और शेयर होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे होते हैं। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। इसमें एक एमसीक्यूज़ तो ये भी आती है कि शेयर होल्डर इक्विटी क्या है। शेयर होल्डर इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर इक्विटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। एक तो पेड अप कैपिटल आता है जो हमने पब्लिक से पैसा लिया है, शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है, पार वैल्यू से जो एक्सेस लिया जाता है, रिज़र्व होता है, रिटेन अर्निंग का अकाउंट होता है और प्रीफरेंस शेयर्स होता है। अच्छा, शेयर की एक पार वैल्यू होती है और पार वैल्यू का एक और नाम भी है नॉमिनल वैल्यू, ये एमसीक्यूज़ में आता है। अच्छा, जो पब्लिक कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल होता है यानी कि जिसमें इसको लिमिट होती है कि इतना पब्लिक से पैसा लिया जा सकता है, उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। ये भी एक एमसीक्यूज़ आती है। डिबेंचर के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है उसको इंटरेस्ट कहा जाता है और शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड कहा जाता है। डिबेंचर एक हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है और डिबेंचर को बॉन्ड पेएबल भी कहते हैं। अच्छा, इस टॉपिक से ये भी आता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो जो कंपनी को बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी को मैनेज करते हैं और शेयर होल्डर्स जो हैं वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। ये इस टॉपिक से अमूमन एमसीक्यूज़ आती हैं। सिंगल एंट्री से आते हैं। सिंगल एंट्री यहाँ पे जहाँ पे डबल एंट्री कॉन्सेप्ट नहीं होता, सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। ये एक एमसीक्यूज़ आती है। सिंगल एंट्री में अनएडजस्टेड प्रॉफिट निकालने का एक फार्मूला है, कैपिटल एट एंड माइनस कैपिटल एट स्टार्ट माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और ड्राइंग को प्लस करते हैं तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है। और ऑनर इक्विटी के अंदर यानी कि जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऑनर इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल आता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आती है पब्लिक की, वो प्लस करते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट को प्लस करते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस और लॉस होगा तो, और ड्राइंग को माइनस करते हैं। ये सिंगल एंट्री के अंदर एमसीक्यूज़ आती हैं। इसके बाद आते हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका जो फलाही काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर इनकम ज़्यादा होगी एक्सपेंडिचर से तो हम इसे सरप्लस का नाम देते हैं, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे तो हम इसका नाम देते हैं डेफिसिट का। और एक और बात याद रखनी है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैपिटल को एक्यूमुलेटेड फंड कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज़ में आते हैं। कैपिटल को क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड फंड। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन की एमसीक्यूज़ पे। सबसे पहले डेप्रिशिएबल कॉस्ट, वो कॉस्ट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। तो टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? डेप्रिशिएबल कॉस्ट कहते हैं। और याद रखें, स्क्रैप वैल्यू को सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू को रेसिजुअल वैल्यू भी कहते हैं। ये अमूमन नाम आते हैं, ठीक है। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट, यानी कि एक एसेट को हमने जितना यूज़ कर लिया उसे माइनस कर दो कॉस्ट से तो बुक वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटर है, लेट सपोज 1000 रुपये का, हमने 200 यूज़ कर लिया तो बुक वैल्यू कितनी बच गई इसकी? अब 800। स्टेट लाइन के अंदर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, स्टेट लाइन का एक दूसरा नाम है जिसको कहते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी डिफरेंस पता होना चाहिए। वो एक्सपेंडिचर जो मशीन की वैल्यू को इन्हांस कर दें, लाइफ को बढ़ा दें, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट इसकी एग्जांपल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, टेस्ट रन चार्जेस है, इंस्टॉलेशन है और भी बहुत है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 ईयर में ख़त्म हो जाए या जिसकी वजह से लाइफ ना बढ़े बल्कि नॉर्मल एसिड अपनी वैल्यू तक आ जाए। जैसे अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, इसको रिपेयर करवा लिया, मेंटेनेंस कॉस्ट है, फायर इंश्योरेंस है, या कोई फ़ाइन वगैरह लगी है नेग्लिजेंस की वजह से, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट, वो एसेट जिसको आप छू नहीं सकते, ठीक है, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये भी एमसीक्यूज़ आती है। और याद रखना, टेंजिबल एसेट का डेप्रिसिएशन होता है। क्या होता है? एक्सेप्ट लैंड को छोड़ के। और इनटेंजिबल एसेट का अमोटाइजेशन होता है। क्या होता है? कभी कभी ये हो सकता है ये भी आ जाए, अमोटाइजेशन होता है, ठीक है, एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। फिक्स डेप्रिसिएशन, स्टेट लाइन में हमेशा डेप्रिसिएशन सेम रहेगा अनटिल एंड अनलेस मंथ्स का प्रोरेट हो तो, यानी कि पहले महीने में अगर हमने मशीन मार्च में ख़रीदी है तो फिर उस महीने के हिसाब से डेप्रिसिएशन होगा। और डिमिनिशिंग के अंदर हर ईयर का डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता रहेगा, जैसे पहले साल में ज़्यादा, दूसरे साल में पहले से कम, तीसरे साल में उससे कम। अब हम आते हैं पार्टनरशिप के टॉपिक में।
पार्टनरशिप एडमिशन, यानी कि जब नया पार्टनर आता है, इसकी MCQs आती है ये, अगर ओल्ड पार्टनर रेडी ना हो अपने कैपिटल को कम करना। अच्छा पहले तो समझे गुडविल और बोनस। बोनस क्या होता है कि कैपिटल किसी एक को फ़ायदा होगा और किसी एक को नुकसान होगा। गुडविल में नुकसान नहीं होगा, एक अलग से कैपिटल जनरेट होता है और पार्टनर्स को मिलता है, उसको कहते हैं गुडविल। अच्छा गुडविल की पहचान ये है कि अगर ओल्ड पार्टनर रेडी ना हो अपने कैपिटल को चेंज करने में तो हम इसे गुडविल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? और गुडविल मिलेगी नए पार्टनर को। किसको मिलेगी? और न्यू पार्टनर कैपिटल क्रेडिट, ये लिखा हो कि न्यू पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट होगा उसकी इन्वेस्टमेंट से, तो गुडविल किसको मिलेगी फिर? क्योंकि नए पार्टनर ने कहा मुझे जितनी लगा रहा हूँ उतना ही क्रेडिट चाहिए, तो इसका मतलब गुडविल किसको मिलेगी? और बोनस का वर्ड लिखा होगा कैपिटल इंक्रीज। क्या लिखा होगा? ये अमूमन कुछ MCQs आती हैं। पार्टनरशिप रिटायरमेंट से जब रिटायर जाओ के जाता है तो पार्टनरशिप रिटायरमेंट के दो मेथड हैं, गुडविल और एक बोनस, यहाँ पर भी हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक अकाउंट होता है जो हम टेम्पररी यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्रॉफिट और लॉस को चार्ज करते हैं ताकि फिर पार्टनर्स को अकाउंट में दे सकें। और लिक्विडेशन के अंदर जो टेम्पररी अकाउंट होता है उसको रियलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिक्विडेशन में रियलाइजेशन और रिटायरमेंट में रीवैल्यूएशन। अब हम आते हैं MCQs में 2019 की। अब आपको MCQs बहुत ईजी लगेंगी क्योंकि मैंने आपका कॉन्सेप्ट बना दिया। सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट को क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यहाँ पे गलत लिखी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। दिस इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फायर इंश्योरेंस हमारा क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू, जब फिक्स एसेट की लाइफ खत्म हो जाए और जो वैल्यू मिले उसको सेल्वेज वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, रेसिजुअल वैल्यू भी कहते हैं और एक्सपेक्टेड रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं। दिस इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। मशीन का डेप्रिसिएशन होता है, जितने भी नॉन करंट एसेट हैं उसका डेप्रिसिएशन होगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के? लैंड को। वेरी गुड, शाबाश। सेल्वेज वैल्यू, डिमिनिशिंग में सेल्वेज वैल्यू का कोई काम नहीं है। डिमिनिशिंग में सेल्वेज वैल्यू का कोई काम नहीं है। ऑल पार्टनर डू नॉट रिड्यूस दियर कैपिटल, अगर वो मना कर दें अपने कैपिटल को कम करना तो ये कौन सा मेथड है? गुडविल। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा हुआ और अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है उसका नुकसान कौन बियर करेगा? वेरी गुड, शाबाश। इफ़ वन पार्टनर हुज कैपिटल इज़ 40,000 with 1/3 share is paid 50,000 at the time of retirement, the goodwill of the firm will be। अब इसको निकालने का एक तरीका है भाई, देखें एक पार्टनर ने लगाए थे 40,000, ठीक है, हमने इसको सेटलमेंट कितने की 55,000, कितने ज़्यादा की हमने? 15,000। ये तो गुडविल है पार्टनर की, किसकी है? लेकिन हमने पढ़ा है कि गुडविल एक को नहीं मिलेगी, मिलेगी तो सबको मिले। अगर एक की 15,000 है और रेशियो 1:3 यानी कि तीनों का 1:1 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी? 45,000। कैसे निकाली? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ आ गया? मतलब अगर एक को 15 मिलेगी तो 3 को कितनी मिलेगी बेटा? वेरी गुड, शाबाश, ज़बरदस्त। अच्छा जी, आगे चलते हैं। द समरी ऑफ इवेंट ऑफ ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के वक्त जो समरी बनती है उसको लिक्विडेशन समरी कहते हैं। अकाउंट विच इज़ ऑपरेटेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में हम कौन सा अकाउंट को यूज़ करते हैं? रियलाइजेशन। और रिटायरमेंट में रीवैल्यूएशन, याद रखिएगा। दिस अकाउंट अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सब्सक्रिप्शन, जब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करते हैं तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम में एक्सपेंडिचर में आती है। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मेड। जब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो फिक्स एसेट को ही डेबिट करेंगे। किसको डेबिट करेंगे? क्योंकि उसकी कॉस्ट का पार्ट होता है। एक्सिस अमाउंट, डिबेंचर होल्डर आपकी मैच्योरिटी के ऊपर जो एक्सिस अमाउंट उससे पे किया जाता है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये का डिबेंचर हम पे करेंगे 105 में, तो वो जो 5 रुपये वो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, रिडीम करते हैं केवल। दिस आइटम इज़ टू बी एडिड टू अनएडजस्टेड प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन सिंगल एंट्री। इसको हम ऐड करेंगे। अक्रूड इनकम, यानी कि वो इनकम जो मिलना बाकी है, मिली नहीं है, तो हम इसको इनकम में ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसने का ऐड करेंगे। कहाँ करेंगे ऐड? अनएडजस्टेड प्रॉफिट में, ठीक है। आगे चलें। इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्यूमुलेटेड फंड का दूसरा नाम क्या होता है? कैपिटल फंड। रियलाइजेशन अकाउंट इज़ यूज टू क्लोज दिस अकाउंट। एसेट और लाइबिलिटी को क्लोज करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट को यूज़ करते हैं। किसको क्लोज करने के लिए करते हैं? अच्छा, कैपिटल डिक्लेयर कैश डिविडेंड इस कंपनी जो कैश डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो हमारी करंट लाइबिलिटी है। क्या है बेटा? ऑर्डिनरी शेयर्स आर दी कंपनी का कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश आइटम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि इसमें कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं होती, एक एस्टिमेशन बेस पे होता है। किस बेस पे होता है? एक अंदाज़ा होता है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड एक्सपेंशन ऑफ फिक्स एसेट,
जब भी हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं या फिक्स एसेट के अंदर एक्सपेंशन करते हैं जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर कहलाता है? अब 2018 कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा? एसेट में रिकॉर्ड करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर रिसिप्ट ज़्यादा है पेमेंट से तो क्या कहलाएगा? ये सरप्लस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सरप्लस। इफ़ ए एडमिटेड बाय परचेजिंग 1/3 कैपिटल इंटरेस्ट ऑफ मिस्टर बी, अगर पार्टनरशिप एडमिशन में कोई पार्टनर परचेज करता है किसी और का हिस्सा तो इसको परचेज मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट क्या दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड। शेयर प्रीमियम इस क्लासिफाइड कहाँ पे जाता है? मैंने आपको बताया ना, शेयर होल्डर इक्विटी में पेड अप कैपिटल जाता है, शेयर प्रीमियम जाता है, रिटेन अर्निंग जाता है, रिजर्व जाता है और प्रीफरेंस शेयर जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल, ये लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। आगे चलें। दिस अकाउंट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग अकाउंट, प्रपोज डिविडेंड। दिस अकाउंट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम रिटेन अर्निंग अकाउंट। जब भी रिटेन अर्निंग अकाउंट से, मैंने कहा ना, ये रिटेन अर्निंग के टॉपिक में बताया कि रिजर्व और डिविडेंड डिडक्ट होते हैं। क्या डिडक्ट होते हैं? तो भाई यहाँ पे रिजर्व तो लिखा हुआ नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा फिर? डिविडेंड होगा। ठीक है, समझ आ रहा है? रिटेन अर्निंग अकाउंट हमारा क्या, किसका पार्ट होता है? ये लिखा है ना, शेयर होल्डर इक्विटी में रिटेन अर्निंग अकाउंट भी आता है, ठीक है? ये लिखवाया है। द टर्म कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेसिजुअल वैल्यू। रेसिजुअल वैल्यू का एक और नाम है, उसको क्या कहते हैं? बाय नेचर, इट्स नेचर पार्टनर करंट अकाउंट किसका पार्ट होता है? ऑनर इक्विटी। ये करंट अकाउंट क्या होता है? जब पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस मिलता है ना, तो पार्टनर कहते हैं कि हम अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखेंगे, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। तो जो भी एंट्री पार्क होगी वो करंट अकाउंट में जाएगी। कहाँ जाएगी? तो वो ऑनर इक्विटी का ही पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट। पेटेंट्स मैंने आपको बताया ना, कहाँ लिखवाए थे? 3 इंटेंजिबल एसेट बताया, गुडविल, पेटेंट और कॉपीराइट। वेरी गुड, शाबाश। ऑल फिक्स एसेट आर सब्जेक्ट टू डेप्रिशिएट। किसको छोड़ के? रियलाइजेशन अकाउंट कहाँ यूज़ होता है? डिसोल्यूशन। और रिटायरमेंट में कौन सा होता है? वेरी गुड, शाबाश। नॉन प्रॉफिट कंसर्न में एक्यूमुलेटेड फंड किसे कहते हैं? कैपिटल को कहते हैं। किसको कहते हैं? दिस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड, ट्रेड डिस्काउंट एक नेगोशिएबल डिस्काउंट है, मतलब हम नेगोशिएट करते वक्त लेते हैं कि भाई ये चीज़ कितने की, वो डिस्काउंट कर दे, तो हम अपनी बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करते, याद रखिएगा। इन द नेम ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी द वर्ड लिमिटेड मस्ट बी रिटर्न। लिमिटेड का मतलब लायबिलिटी आपकी लिमिटेड है, यानी कि ओनर ने जितना पैसा लगाया उसको उतना ही नुकसान होगा, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इनवाइस प्राइस कैसे निकलती है? लिस्ट प्राइस में से क्या माइनस कर दो? वेरी गुड, शाबाश। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, शेयर्स वाला टॉपिक पढ़ा है ना, जब शेयर्स हमने ऑफर किए, भाई 50,000 शेयर चाहिए लेकिन मिले 40,000, यानी कि अंडर सब्सक्राइब हुआ, एट दैट टाइम अंडर राइटर परचेज करेंगे शेयर। कौन परचेज करेगा? बाद औकात बैंक भी लैंडिंग करता है, अंडर राइटर वो होता है। रिटेन अर्निंग प्रॉफिट कब बढ़ती? रिटेन अर्निंग कब बढ़ती है? जब हमें प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। और जब रिजर्व और डिविडेंड निकालते हैं तो रिटेन अर्निंग कम हो जाती है। क्या हो जाती है? वेरी गुड, शाबाश। दिस अकाउंट डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। परचेज रिटर्न, ये तो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। बाय नेचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारा क्या है? ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस क्या होता है? इनिशियल, जब पब्लिक कंपनी बनती है ना, तो इनिशियल फेज पे इसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे मेमोरेंडम, आर्टिकल, तो उसकी एक चार्जेस होती हैं, तो वो हमारा एसेट होता है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट रिटेन रहते हैं, तो उसको प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा जी, 2018 के हो गया, 17 पे आए, समझ आ रहा है बेटा? वेरी गुड, शाबाश। अब आप आ जाएँ। ओपनिंग कैपिटल हमें दिया हुआ है 4125, एंडिंग कैपिटल दिया हुआ है 2830, ड्राइंग दी हुई 825, नेट इनकम मालूम कर रहा है, ये रहा सिंगल एंट्री में पड़ा, कैपिटल एट एंड दिया हुआ है, माइनस कैपिटल एट स्टार्ट, माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट प्लस ड्राइंग, फॉर्मूले में रख दो। कैपिटल एट एंड कितना दिया हुआ है? 2830, कैपिटल एट स्टार्ट कितना दिया हुआ है? 4125, एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ड्राइंग को हम क्या कर लेंगे? प्लस, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, समझ गए? 470। वेरी गुड। इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट अ लिमिटेड लायबिलिटी, द रिटेन अर्निंग अकाउंट कहाँ पे शो होता है? रिटेन अर्निंग के अकाउंट को कहाँ शो करते हैं? शेयर होल्डर इक्विटी, पर है ना? शेयर होल्डर इक्विटी में ये 5 अकाउंट जाते हैं, तो रिटेन अर्निंग कहाँ जाता है? शेयर होल्डर इक्विटी में। वेरी गुड, शाबाश। दिस इज द ओनली टेंजिबल एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट विच इज़ नॉट चेंज टू एक्सपेंस। लैंड को हम डेप्रिशिएट नहीं करते। अब देखें, गेन और लॉस ऑन रिवैल्यूशन ऑफ एसेट बिफोर एडमिटिंग अ पार्टनर, तो अब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, उससे पहले हम गेन और रीवैल्यूशन को देंगे, यानी कि नुकसान या नफ़ा बांटेंगे, तो किसको बांटेंगे? पुराने पार्टनर को ही देंगे। ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि नया पार्टनर आएगा उसको तो नहीं मिलेगा। दिस डज नॉट अपीयर इन इनकम स्टेटमेंट। कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या है हमारा? इंटेंजिबल एसेट, और इंटेंजिबल एसेट बैलेंस शीट में जाता है।
व्हेन रिटायरिंग पार्टनर रिसीव अ हायर अमाउंट अगेंस्ट हिज एक्चुअल कैपिटल, जब रिटायर पार्टनर को ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो इसकी रिटायरमेंट गुडविल मेथड पे होती है। कब होती है? अच्छा जी, आगे चलें। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स आर समरी ऑफ दी कैश बुक, एक तरफ रिसिप्ट एक तरफ पेमेंट, ये नॉन प्रॉफिट में होती है, ठीक है। डिस्पोजल ऑफ इनकम मैंने लिखा था, रिटेन अर्निंग के डिस्पोजल ऑफ इनकम भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, और अनएप्रोप्रिएट, तो डिस्पोजल इनकम किसको कहते हैं? रिटेन अर्निंग को कहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट इज टेम्पररी यूज टू यूज इन प्लेस ऑफ, अच्छा यूज़ होता है एक्सपेंस अकाउंट की जगह, किसकी जगह होता है? और क्लोजिंग करते हैं इसके अंदर एसेट और लायबिलिटी। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, ये जो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है, डेप्रिसिएशन में एक 10,000 का एसेट है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसको थोड़ा थोड़ा करके एलोकेट करते हैं, एक साल में 2,000 गिराया, फिर 2,000 गिराया, समझ रहे ना, 5 साल में इस तरह ख़त्म करता है। व्हेन द नेट इनकम इज़ ट्रांसफर टू नेट इनकम रिटेन अर्निंग, जब हम इनकम को ट्रांसफ़र करेंगे रिटेन अर्निंग में तो एंट्री क्या बनती है? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, तो इसने कहा एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को डेबिट करेंगे। बोनस शेयर, अच्छा स्टॉक डिविडेंड होता है और एक होता है कैश डिविडेंड, डिविडेंड 2 होते हैं। बोनस शेयर स्टॉक डिविडेंड होता है, क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, अगर पुराने पार्टनर कहें कि भाई हमें सेम चाहिए जितना कैपिटल है, तो इसका मतलब ये कौन सा मेथड है? गुडविल, और गुडविल किसको मिलेगी? न्यू को। समझ आया? क्योंकि बोनस में एक का कैपिटल बढ़ेगा और एक का, वेरी गुड, शाबाश। द प्रॉफिट ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द रियलाइजेशन अकाउंट, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस होगा तो फिर किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं उसको? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। नेट इनकम ऑफ द कंपनी एट द एंड ऑफ ईयर मस्ट बी ट्रांसफ़र, इनकम कहाँ ट्रांसफ़र होती है? रिटेन अर्निंग अकाउंट में। इफ़ द पार्टनर इज़ सॉल्वेंट, अगर वो सॉल्वेंट है यानी कि वो डिफ़ॉल्ट होगा तो घर से पैसे लाएगा, तो डेफिशिएंसी कौन पे करेगा? खुद करेगा। और अगर इनसॉल्वेंट होगा तो? वेरी गुड। डेप्रिशिएबल कॉस्ट, ये मैंने लिखाया था डेप्रिसिएशन में, डेप्रिशिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद फिक्स एसेट आर नॉर्मली शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर जो फिक्स एसेट की बुक वैल्यू जाती है, क्या जाती है? भाई जो वैल्यू बच जाएगी वो जानी चाहिए। अगर मैंने एसेट 50,000 का लिया है और मैं 5,000 इसे यूज़ कर चुका हूँ तो मैं 50,000 तो नहीं दिखाऊंगा, मैं कितना दिखाऊंगा? तो बुक वैल्यू दिखाऊंगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अगर मुझे नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन इस साल मिल जाए तो ये मेरी लायबिलिटी है, क्या है मेरी? और लायबिलिटी कहाँ पे जाती है? बैलेंस शीट में। इन लिक्विडेशन, अगर पार्टनर शेयर ऑफ लॉस इज़ हायर देन इज कैपिटल, भाई नुकसान मिला पार्टनर को और नुकसान समझे 40,000 का और उसका कैपिटल जो है वो 30,000 का, तो वो जो नुकसान है वो क्या है? डेफिशिएंसी कहलाएगी, क्या कहलाएगी? यानी कि पार्टनर डिफ़ॉल्ट हो गया। समझ आ रहा है यहाँ तक? 2016 में आए, 16 का रेगुलर। रजिस्टर्ड कैपिटल का मैंने कहा ना, रजिस्टर्ड कैपिटल के 3 नाम, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, ऑथोराइज कैपिटल कहते हैं और नॉमिनल कैपिटल कहते हैं, याद रहेगा ये? वेरी गुड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये रहा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट किसको कहते हैं? रिटेन अर्निंग, वेरी गुड, शाबाश। ऑनर ऑफ पब्लिक, पब्लिक कंपनी के ऑनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। शुरू में जो लिखवा है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा। इन सिंगल एंट्री बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। इन नॉन प्रॉफिट कंसर्न द अमाउंट कलेक्ट फ्रॉम मेंबर ऑन रेगुलर बेसिस सब्सक्रिप्शन कहलाती है, क्या कहलाती है? द अल्टरनेटिव यूज, सेल्वेज वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? इन द, अगर पार्टनरशिप में कोई एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, एग्रीमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि किसका कितना हिस्सा है प्रॉफिट या लॉस का, तो फिर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? करंट अकाउंट कब यूज़ होता है? जब पार्टनर अपने कैपिटल को फिक्स रखें, क्या रखें? क्या रखें? अगर फिक्स रखेंगे तो करंट अकाउंट में एंट्री पार्क होगी, और अगर फ्लैक्चुएट रखेंगे तो कैपिटल अकाउंट में पार्क होगी। याद रखना, फिक्स रखेंगे तो और फ्लैक्चुएट रखेंगे तो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ने मना कर दिया हम अपने कैपिटल को कम नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? गुडविल। और किसको मिलेगी? पार्टनर करंट अकाउंट और पार्ट ऑफ ऑनर इक्विटी। डिबेंचर पेबल हमारी क्या है बेटा? रिजर्व आर क्रिएटेड, रिजर्व कहाँ से निकाले जाते हैं? वेरी गुड, शाबाश। अब पब्लिक कंपनी मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा कॉन्ट्रा एसेट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एसेट? बैलेंस शीट में माइनस होता है, एसेट में से माइनस करते हैं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट देते हैं वो क्या कहलाता है? डिविडेंड। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेट, इसको क्या कहते हैं? बुक वैल्यू। यहाँ पे गलत ऑप्शन है, बुक वैल्यू। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डेप्रिशिएबल कॉस्ट है, लिखवाया था ना मैंने। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डेप्रिशिएबल है, लेकिन कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप हमारी क्या है? द नॉमिनल वैल्यू प्रिंटेड ऑन द फेस ऑफ शेयर, ये रहा लिखाया था।
पार वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। व्हेन कंप्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ प्लान दिस विल नॉट इंक्लूड, कैपिटल एक्सपेंडिचर शामिल होंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शामिल नहीं होंगे, ये लिखवाए थे मैंने। अब यहाँ पे फायर इंश्योरेंस हमारा रेवेन्यू है तो ये शामिल नहीं होगा। दिस डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, रेंट एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है। 2016 हो चुका, 2015। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें एक MCQs है। इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 80,000, 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर प्रॉफिट हमारा 80,000 है जो कि 20% कॉस्ट का है, किसका है? 20%, यानी कि कॉस्ट के ऊपर 20% है। तो याद रखें, आप देखें, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना। अगर ये लिखा होता 20% ऑफ सेल तो ये अलग होता, और अगर ये लिखा है 20% ऑफ कॉस्ट, दोनों अलग अलग है। अब क्या करेंगे, 80,000 जो प्रॉफिट है इसको हम डिवाइड तो 20 से करेंगे, लेकिन कॉस्ट है ना, कॉस्ट पे लिखा है, इसका मतलब कॉस्ट 100% है तो सेल ज़्यादा होगी। अगर 20% प्रॉफिट रखा है तो सेल 120% है। समझ आया? अगर ये लिखा होता 20% ऑफ सेल तो यूँ करते, 80,000 को डिवाइड करते 20 से क्योंकि ये 20% अमाउंट है, और मल्टीप्लाई करते 100 से क्योंकि सेल हमेशा 100 होती है। ऑफ सेल का मतलब 100, अगर ऑफ कॉस्ट होगा तो कॉस्ट 100 है तो फिर सेल ज़्यादा है। समझ आया? अगर यूँ लिखा होता 30% ऑफ सेल तो हम क्या करते, 80,000 को किससे डिवाइड करते, 30 से, और मल्टीप्लाई 100 से। वेरी गुड, क्योंकि ऑफ सेल है। अगर ये लिखा होता 30% ऑफ कॉस्ट तो हम किससे डिवाइड करते, 80,000 को डिवाइड किससे करते, 30 से, मल्टीप्लाई किससे करते, वेरी गुड, शाबाश, 130 से, गुड, शाबाश। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट लिखा हुआ है, तो इसलिए 4,80,000। समझ आया यहाँ तक? द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कंप्यूटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग लाइबिलिटी। कैपिटल में से लाइबिलिटी माइनस करो तो क्या आ जाता है, सॉरी, एसिड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। याद रहेगा ये। अलॉटमेंट शेयर जब करते हैं, जब हम पब्लिक को शेयर ऑफर के बाद अलॉट करते हैं, देते हैं, तो क्रेडिट किसको करते हैं? दिस इज एन इंटेंजिबल एसेट, गुडविल। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट और लॉस कैसे बटेगा? शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल, मतलब एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, रजिस्टर्ड कैपिटल को क्या कहते हैं? ऑथोराइज। इसका एक और नाम भी है, क्या कहते हैं इसे? ऑथोराइज कैपिटल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। आगे चलें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा क्या है बेटा? कॉन्ट्रा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन फॉर प्रॉफिट में इसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट एंड। अच्छा जी, आगे। रिजर्व आर क्रिएटेड, रिजर्व कहाँ से निकाले जाते हैं? दिस इज शोन इन द शेयर होल्डर इक्विटी, शेयर प्रीमियम। याद है ना, शेयर होल्डर इक्विटी में 5 जाते हैं, ये रहा शेयर प्रीमियम, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब पब्लिक कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन ग्रेजुअली क्या होता है? ये मैंने लिखवाया था। स्ट्रेट लाइन में फिक्स रहता है बेटा, और डिमिनिशिंग में डिक्रीज होता है। याद रहेगा ये। आगे चले। दिस इज लाइबिलिटी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर ने अगर एडवांस दिया तो हमारी क्या ही है? अनदर नेम, स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम क्या है? ये लिखा है मैंने। स्ट्रेट लाइन का दूसरा नाम क्या है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट कब यूज़ होता है? डिसॉल्यूशन। बाय नेचर पार्टनर करंट अकाउंट क्या होते हैं? जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? बाय नेचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हमारा क्या है? वेरी गुड, शाबाश। एक्यूमुलेटेड फंड नॉन फॉर प्रॉफिट में किसको कहते हैं? कैपिटल को। अब समझ आ रही है? 2014 के अंदर आ गया। अब थोड़ा फास्ट ट्रैक चलेगा। डिविडेंड पेबल हमारी क्या है बेटा? करंट लाइबिलिटी। क्या है? डिबेंचर हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, प्रीपेड हमारा एसेट है, और प्रीफरेंस शेयर हमारी शेयर होल्डर इक्विटी है। प्रॉफिट अप्रोप्रिएट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, अगर किसी पर्पस के लिए प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेटा? रिजर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन फॉर प्रॉफिट में एक्यूमुलेटेड फंड किसको कहते हैं? कैपिटल को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन फॉर प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है इसका? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। रजिस्टर्ड कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? और एक तीसरा नाम? वेरी गुड, शाबाश। इन ट्रायल बैलेंस, द बैलेंस शीट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ट्रायल बैलेंस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे जाता है। कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड पे आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? एसेट में। ए बी पार्टनर है, रेशियो है 1:2। आफ्टर एडमिशन ऑफ सी, इंटरेस्ट बना 1/4 इन द टोटल कैपिटल, तो रेशियो क्या होगा? बड़ा आसान, इधर देखें, नया हिस्सा आ रहा है, नया हिस्सा कितना ले रहा है? 1/4। तो पुरानों का हिस्सा क्या बना? 3/4। अब पुरानों का हिस्सा क्या है? 1:2 है, और नए का हिस्सा क्या है? समझ गए? समझ गए या नहीं समझे? 1:2 3 बना, और बचा क्या?
तो 4 हो गया ना बेटा। आगे चलें। इन केस ऑफ एडमिशन अंडर बोनस मेथड, तो द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट। इंक्रीज होगा जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की उसी से टोटल कैपिटल बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा? ये एडमिशन में हमने समझा हुआ है। रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम क्या है? ये लिखा हुआ है मैंने, इसके जो नाम है, ये जो मैंने शुरू के 4 पेज बनाए ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर रिकॉर्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जब भी हम डिविडेंड देंगे तो किसको डेबिट करेंगे? रिटेन अर्निंग को। किसको डेबिट करेंगे? इनिशियल एक्सपेंस जो भी होते हैं कंपनी के, वो कहाँ जाते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश रिकॉर्ड प्रिपेयर इन नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न, रिसिप्ट एंड द क्रेडिट बैलेंस। यानी कि इनकम हमारी ज़्यादा है तो सरप्लस होगा, और अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेफिसिट। यहाँ पे लिख लेना कि सरप्लस और डेफिसिट जहाँ लिखवाए ना मैंने, इसको कहते हैं क्रेडिट बैलेंस और इसको कहते हैं बेटा डेबिट। डेबिट होगा इनकम तो डेफिसिट, और क्रेडिट होगी इनकम तो सरप्लस। याद रहेगा ये। आगे चलें। इसके बाद क्या है? द अल्टरनेटिव टर्म ऑथोराइज कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? नॉमिनल डिक्लेरेशन। जब स्टॉक डिविडेंड देते हैं तो शेयर होल्डर इक्विटी क्या हो जाती है? जब हम स्टॉक डिविडेंड देते हैं तो शेयर होल्डर इक्विटी रिमेन अनचेंज। क्या होती है? सर कैसे? स्टॉक डिविडेंड की एंट्री ये होती है, शेयर प्रीमियम डेबिट होता है और शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। यानी कि यहाँ से पैसा निकाल के यहाँ डाल दिया। ये एंट्री आपके रिकॉर्ड में नहीं है, मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इसलिए शेयर होल्डर इक्विटी रिमेन अनचेंज होती है। क्या होती है? इसको ठीक कर लेना, ये गलत है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग स्कीम। कमीशन टू सेलमैन। भाई जब आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाते हो पार्टनर्स की, तो सेलमैन को जो कमीशन देंगे वो कहाँ आता है? पार्टनर को जो कमीशन देंगे वो आएगा। पार्टनर से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। रेंट पेड टू पार्टनर फॉर इज बिल्डिंग, तो रेंट एक्सपेंस कहलाएगा। फिक्स मेथड में एंट्री कहाँ जाएगी? दिस इज़ नॉट शेयर होल्डर इक्विटी। डिवेंचर तो हमारी लायबिलिटी है। अब 2014 का रेगुलर हो गया, 14 का प्राइवेट। इसके बाद आप लोग स्पीड से खुद भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगी। नॉन करंट एसेट डिक्लाइनिंग कब होगा? ग्रेजुअली जिसकी वैल्यू गिरती है कब? जब डेप्रिसिएशन होता है। अगर इनकम एक्सिस है, क्या एक्सिस है? तो सरप्लस। पर्सन इंटर इनटू पार्टनरशिप तो उसे पार्टनर कहते हैं। अगर एक मशीन की कॉस्ट 30,000 है, 2 साल उसको डेप्रिसिएशन करना है 5% के हिसाब से, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? भाई 30,000 इसकी कॉस्ट है, कितने साल है? कितने हज़ार है? 30,000। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हुआ 0.5, 1500। अगर अब 30,000 में से 1500 माइनस करेंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी। डिमिनिशिंग करना आता है ना बेटा? माइनस 1500 बुक वैल्यू आ गई। इसका 5% ले लेंगे तो 1425 आया। तो पहले साल का 1500, दूसरे साल का 1425, टोटल कितना आ गया? 2925। ये करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कैपिटल अटेन प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, तो क्या कहलाता है? ये बिगनिंग कैपिटल। ये किधर? ये इधर से लिखा है। सिंगल एंट्री में मैंने बताया कैपिटल अटेन दिया हुआ है, ड्राइंग दी हुई और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो जो नहीं है वो क्या नहीं दिया हुआ? कैपिटल एट स्टार्ट। डिवेंचर हमारी क्या है बेटा? अगर एसिड 58,999 है और हम इसको बेच रहे हैं कम का, मतलब एसिड की वैल्यू ज़्यादा है और बेच कम में रहे, तो नुकसान हुआ, जाहिर सी बात है। स्टॉक डिविडेंड हमारी क्या कहलाती है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट और सेल्वेज वैल्यू को प्लस करो। ये रहा, ये रहा। डेप्रिशिएबल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अगर ये इधर माइनस उधर जाके प्लस तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट। प्रॉफिट पेड टू शेयर होल्डर को जो प्रॉफिट दिया जाता है, डिबेंचर होल्डर हमारे कौन होते हैं? क्रेडिटर्स। कंपनी जो डिक्लेयर करती है डिविडेंड उसे क्या कहते हैं? डिमिनिशिंग मेथड में डेप्रिसिएशन जो गिरता है उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पे काउंट होता है। गेन ऑन लिक्विडेशन तो कहाँ क्रेडिट होगा? पार्टनर के कैपिटल। लॉस भी वहीं डेबिट, लॉस डेबिट होगा, गेन क्रेडिट होगा। इसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड पब्लिक कंपनी को फॉर्म कौन करता है? प्रमोटर। बुक वैल्यू का दूसरा नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू, याद रखिएगा। बुक वैल्यू का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू। यहाँ लिख लीजिएगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। आगे चलें। द बैलेंस शीट ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी डज नॉट कंटेन द बैलेंस ऑफ द अकाउंट। इनकम समरी अकाउंट जॉइंट, मतलब वो तो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। इफ़ द रिमेनिंग पार्टनर परचेज कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, भाई एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर का हिस्सा खरीद लिया तो कैपिटल तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई, ना गिरेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि एक से कम होकर दूसरे में आ जाएगा। सेल्वेज वैल्यू डिमिनिशिंग का पार्ट नहीं होता। समझ आ रही है एमसीक्यू? बाकी आप लोग कर लीजिएगा।